जैसे मेरा फ़ोन चेंज हुआ है तो फ़ोन अननोन होते मुझे याद नहीं है कि किसका फ़ोन आ रहा है क्योंकि हमारे साथ कोई इम्पोर्टेंट कॉल से फ़ोन हो सकता है, नंबर सेव नहीं है। बहरहाल अ, टोटल जो है आपके सामने 3 हिस्सों से आने वाले सारे के सारे जो पार्ट्स हैं यानी अगर हम ग्लाइकोल एसिड को सामने रखते हैं तो वहाँ से 2 एनएडीएच थे, 2 एटीपी थे। टोटल 8 एटीपी हमें ग्लाइकोल एसिड से मिले। इसमें जो किसने उसको एक लाइन में दिया हुआ 3 हिस्सों में। लिंक रिएक्शन जो हमने पढ़ा था जब एसिटाइल कोए बना था तो वहाँ पे 2 एनएडीएच बने थे जिससे हमें 6 एटीपी हासिल हुए और क्रेब्स साइकिल में 6 एनएडीएच बने हैं, 2 एफएडीएच बने हैं, 2 जीटीपी बने हैं। टोटल इसमें जो बनेंगे वो 24 और इन सबको अगर जमा कर लें तो ये टोटल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहाँ पे इसने जी शो की हुई है। याद रखिए कि मोस्ट बुक्स के अंदर आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का जो है मिलेगा, फिगर मिलेगी। लेकिन कुछ बुक्स में 38 की बजाय 36 आपको मिलेगा, तो 36 और उसकी जो रीज़न है कि वो 2 मॉलिक्यूल एटीपी के, क्योंकि यहाँ पे जनरल इसने बात की है हर ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स, प्लांट वगैरह में 2 मॉलिक्यूल एटीपी का यूज़ हो जाते हैं पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। चुनांचे जो नेट यील्ड बनती है बचती है वो बाकी 36 बचती है। वेल ये था जी एक पॉइंट जो कि यहाँ डिस्कस नहीं किया गया हुआ, लेकिन इसमें नीचे एक जो फिगर दी हुई है उसको देख लीजिए कि जो ग्लूकोज से आ रहे हैं पायरुविक एसिड यहाँ पे 2 एनएडीएच और उनसे मिलने वाली 6 एटीपी और 2 डेट्री एटीपी जो थी। ऐसे ही जो एसिटाइल को है वहाँ से आने वाले 2 एनएडीएच उनसे आगे फिर एटीपी के मॉलिक्यूल्स और ऐसे क्रेब्स साइकिल से निकलने वाले 6 एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स और 2 एफएडीएच के मॉलिक्यूल्स। ये सारी की सारी चीज़ें एक डायग्राम के अंदर इसने सारी शो कर दी हैं और ये एटीपी यील्ड है पर ग्लूकोज जैसा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, जबकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल एटीपी के डायरेक्टली हासिल होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी हासिल हो जाते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ टाइम लेती है कंप्लीट होने में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है। पर इसके साथ ही जो हमारा एनर्जी हीट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। जी ये उम्र है कि नहीं इस वक्त उम्र और एक और के आप लोगों में से किसी ने अभी तक प्रॉपर पेपर सारे चेक किए हैं पुराने के नहीं? पेपर चेक कर लिए सबने कि नहीं कर लिए अभी तक किसी ने? नो आंसर। सर किए हैं, सर चलें ये किए हैं चेक सब चलें पेपर्स। ये इसमें 2 क्वेश्चन स्पेसिफिक हैं जो कि कंसर्न दिए हुए हैं, सिलेबस में मेंशन नहीं है। क्या पेपर्स में तो नहीं आए हुए इनमें से कोई क्वेश्चन? मिसाल के तौर पर जो पेंटोस फॉस्फेट शंट है, ये क्वेश्चन कभी आया है पेपर में? और ऐसे ही इसने कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के हवाले से एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है क्वेश्चन और वो है जी एंट ड्यूड्रॉफ पाथवे। क्या इस तरह का कोई क्वेश्चन आपकी नजर से गुजरा है? सर इस तरह स्पेसिफिक जैसे मतलब टॉपिक का नाम बताया ना आपने, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। उन्होंने बैक्टीरिया के लिहाज से उनका मेटाबॉलिज्म मतलब पूछा है, चलो ठीक हो गया। बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म। चलो बहरहाल ये 2 क्वेश्चन हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है लेकिन बहरहाल वो हट के हैं रूटीन से और जो हमारा चल रहा है सिस्टम उसके मुताबिक इस तरह के क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे हैं पेपर्स के अंदर। जी अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स या मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने रेस्पिरेशन इफेक्ट देखा है कि बैक्टीरिया किस तरह से एनर्जी हासिल कर सकते हैं लिपिड्स की वजह से। जी ये पार्टिसिपेंट 27 है जी और चैट 24 की है। जो लोग लेट आए हैं अपनी अटेंडेंस मार्क करें जल्दी से, लेट कमर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, याद रखिए कि जैसे हम भी घी से एनर्जी हासिल कर सकते हैं, घी से, ऑयल से, लिपिड से, ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया भी कर सकते हैं। अब देखना ये है कि इसका तरीकाकार क्या है, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। सब कुछ जो कुछ आपने बायोकेमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है सेम वही कुछ ही है, बल्कि वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़ी हुई है, यहाँ पे डिटेल्स नहीं है, बहुत मुख्तसर सा जिक्र मौजूद है, जो कि फिर वही मसला है कि बेसिकली दिस इज नॉट मेट फॉर
बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर जस्ट जनरल इसको डिस्कस किया गया है। एक मशहूर रिएक्शन दिया हुआ है, आप इस रिएक्शन से वाकई में पहले से बहुत मशहूर मारूफ है। एक ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन हो रहा है और ग्लिसरीन और फैट ग्लिसराइड बन रहे हैं। मैंने आमतौर पर भी बोला है ग्लिसरीन, टेक्निकल लफ्ज़ ग्लिसरॉल है। R1, R2, R3 फैटी एसिड्स हैं जो ग्लिसरीन के साथ अटैच है, और लाइपेज वो एंजाइम है जो इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। हम सिंपली कहते हैं इट इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एक लिपिड, फैट या ऑयल जो है डाइजेस्ट हुआ और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, तीन फैटी एसिड बन गए हैं। RCOH जनरल फार्मूला है किसी भी फैटी एसिड के लिए। ये पहला स्टेप है। जब हम भी खाना खाते हैं इसमें जो घी ऑयल होता है वो पहले स्टेप में जाके इंटेस्टाइन में जब वो पहुंचता है और वहाँ पे उस पर लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है और उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए, पहुंचते हैं बॉडी के टिश्यूज में और फिर वहाँ पे इनके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जो कि आपने बायोकेमिस्ट्री में बीटॉक्सीडेशन के नाम से स्टडी की होगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है जी, पढ़ चुके हैं सब लोग इसको ऑलरेडी। यहाँ पे इसने सिर्फ दो इक्वेशन दी हुई हैं। एक है ग्लिसरॉल प्लस एटीपी फॉर्म्स एटीपी प्लस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और दूसरा है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट प्लस NAD DHAP प्लस NADH2। इसने तो सिर्फ ये जनरल इक्वेशन दे के, बाकी सिर्फ नाम और ज़ाहिर के इसका मतलब है कि आपकी बुक में डिटेल्स नहीं है, चूँकि आपको उसकी डिटेल की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना काफ़ी है कि ये इनिशियल रिएक्शंस हैं। ये जो दो चीज़ें बनी हैं, ग्लिसरॉल आखिरकार उन चीज़ों में कन्वर्ट हो गया है जो आगे डायरेक्टली ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड से जो कुछ बनता है एसिटाइल कोए और उसमें चली जाएंगे। जबकि जो फैटी एसिड्स हैं उनको माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेसिफिक बीटा ऑक्सीडेशन के मेथड के साथ ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे डायरेक्टली एसिटाइल को ए बन जाता है। बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पे जस्ट एक लाइन के अंदर मेंशन है और ये डिटेल्स ऑफ RD बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। बहरहाल याद रखिएगा कि जो चीज़ इस तरीके से टूट रही है, अगर ज़रूरत हो तो इस तरीके से वो बन भी सकती है। रिएक्शन जो कि बहुत से रिवर्सिबल होते हैं, इन्हीं चीज़ों को मिला के जोड़ के वापस कार्बोहाइड्रेट्स से लिपिड्स या अदर चीज़ों से, प्रोटीन से भी लिपिड्स तैयार हो सकती हैं और उनको बॉडी में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये था जी जनरल डिस्क्रिप्शन है सिर्फ और सिर्फ। छोटा सा टॉपिक है ऐसे एक और हेडिंग है जी कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। जैसे जी अभी तक ये 24 है जी चैट। क्या बात है, मैंने कहा था कि जो लोग लेट आए हैं वो लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। आप लोग सुनते नहीं हैं या सो जाते हैं या ऑन करके चले जाते हैं अपने जूम को। इसका मतलब मुझे भी फिर वो मेथड इख्तियार करना पड़ेगा जो मैंने अभी तक जस्ट आम छोटी छोटी जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्लास से सवाल पूछना जैसे पूछने चाहिए क्योंकि क्लास तकरीबन सारी सॉरी होती है, 4-5 बच्चे जवाब दे रहे हैं सिर्फ। तो मैं नाम लूँगा जी फलां स्टूडेंट, अपना ऑन करें वीडियो को और छत की तरफ देखते हुए सवाल का जवाब दें। किताब की तरफ नहीं बल्कि छत की तरफ देखते हुए। फिर मैं ये मैथड शुरू कर दूँ। जी हेडिंग है जी कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना जब ज़रूरत हो, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स अवेलेबल ना हो तो प्रोटीन्स को भी ब्रेक करके एनर्जी हासिल की जा सकती है। ऐसा हम करते हैं, ऐसे बच्चे भी कर सकते हैं। इसका पहला हिस्सा इक्वेशन है, छोटी सी सिंपल सी इक्वेशन है। ये इक्वेशन जनरल है। प्रोटीन एंजाइम का नाम है प्रोटीएज या प्रोटीएजेस, बने हैं पेप्टाइड्स और फिर आगे पेप्टाइडेजेस अमाइनो एसिड। इसने तो उसको जस्ट एक लाइन के अंदर पूरे प्रोसेस को सेलेक्ट किया है जो कि पूरे चैप्टर की शक्ल में है। बहरहाल मैं आपको याद दिला देता हूँ। अगर हम अपनी बात करते हैं स्टोमक की, स्टोमक में पेप्सिन HCl
प्रोटीन कट करते हैं, उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पहला स्टेप है डाइजेशन का। बड़ी चेन्स, लॉन्ग चेन्स ब्रेक डाउन होकर छोटी चेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में उन छोटे चेन्स को, पॉलीपेप्टाइड्स को, मजीद छोटे पेप्टाइड्स जो कि डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड के लेवल के होते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। आखिरी स्टेप में उनको ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये 3 स्टेप्स हैं। अब पेप्सिन एसिड के नाम के अलावा मैं बाकी नाम बोल रहा हूँ, अपने नाम सबके सब पढ़े हुए हैं फिजियोलॉजी में भी, या ये फिजियोलॉजी गालिबन आपके सेमेस्टर 3-4 में शामिल होते हैं। पहला नाम मैं बता देता हूँ सारे के सारे। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइनोपेप्टाइडेज, ऐसे डाइपेप्टेस, इरिप्सिन एटसेट्रा। मैंने तकरीबन तमाम एंजाइम्स के नाम ले दिए हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ स्टेप्स में प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि कुछ अमाइनो एसिड इंटर कन्वर्टेबल हैं। कार्ब जो तुम्हारा था क्रेब्स साइकिल, उसके इंटरमीडिएट हैं। आप वो एक डायग्राम, वो पेज नंबर देखें, आपकी बुक में चूँकि दिया हुआ है वो वाला। 4-5 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं जिनका जिक्र आपकी बुक में किया हुआ है, पेज नंबर 186। उनके नाम है जी लाइसिन, थ्रियोनिन और मेथियोनिन से एस्पार्टेट और एस्पार्टेट से ऑक्सैलोस्टेट या ऑक्सैलोस्टेट से ईस्ट बन सकती हैं। इसका ऑपोजिट आर्जिनिन, प्रोलीन, ग्लूटामीन से ग्लूटामेट और उससे अल्फा ग्लूटामिक एसिड। और ये जो है हिस्सा है क्रेब्स साइकिल का। इसका मतलब हुआ कि इन अमाइनो एसिड को यूटिलाइज करके भी एनर्जी प्रोडक्शन की जा सकती है, जैसा कि हमारी बॉडी में भी हो सकता है और होता है। ये है जी ऑल अबाउट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और यहाँ पे जो कि इसने हेडम कैटेगरी दी है, दोनों याद रखिएगा, जो चीज़ें जिस तरीके से ब्रेक डाउन हो रही हैं उनके रिवर्स एंजाइम की वजह से उनकी प्रेपरेशन यानी एनाबॉलिज्म भी पॉसिबल है। और तकरीबन तमाम जानदारों में 2 वे रिएक्शन, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। प्रोटीन को तोड़ भी सकते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन भी पॉसिबल है। दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन बैक्टीरिया इन जनरल। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया 5 नंबर के लिए कौन सा प्रोटीन्स वाला? का, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। तो ये इनफ नहीं है तकरीबन, तो नहीं हाफ पेज भी नहीं बनता ये। नहीं, ये हाफ पेज नहीं है, ये किताब का हाफ पेज है। आप इसको लिखेंगे तो ये आपके इसमें डायग्राम भी है जो दी हुई है इसमें। और अगर इसमें आप उन एंजाइम्स को शामिल कर दें जो मैंने बताए हैं और उनके रिएक्शन दे दें एक, तो ये तकरीबन आपके 3 से 4 पेज बन जाएंगे। और 5 नंबर के लिए मेरा निकाल के आप 3-4 पेज लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे, लिख लेंगे। और अगर लिख लेंगे फिर तो बहुत अच्छी बात है। इसमें डायग्राम्स ऐड करें और जो एंजाइम मैंने बताए हैं उनके जो रिएक्शन आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, वो उसमें ऐड कर दें। ये इससे कहीं लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। सर अगर हम बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस से देखें उससे तो इतना ज्यादा लेंथी है सर, ये तो बहुत शॉर्ट लग रहा है। नहीं, आप सॉल्व करें, आपकी आवाज़ कट रही थी, दोबारा बोलिए। तो मैंने कहा है कि बायोकेमिस्ट्री में जिस तरह हमने पढ़ा था उसमें तो ये बहुत ज्यादा लेंथी था सर, ये तो बहुत शॉर्ट है यहाँ पे। हाँ बेटा, मैंने यही तो कहा है ना, आप इस बात पे गौर नहीं कर रहे हैं कि बेसिकली इस वक्त आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने में यहाँ पे इसका सिर्फ ये मकसद है कि बैक्टीरिया एनर्जी हासिल कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं बायोकेमिस्ट्री, जो कि जो रेस्पिरेशन की डिटेल्स हैं ये तो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। यहाँ तो जस्ट उनके रेफरेंसेस हैं, मुख्तसर तौर पर उसने उसको बयान किया है। बल्कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस चैप्टर इसमें शामिल होने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सिलेबस सारी का सारा, जब सिलेबस बनता है, ये सिलेबस बनाने वालों की मिस्टेक कहूँगा मैं, कि चूँकि रेस्पिरेशन एक्सप्लेन हो चुकी है बायोकेमिस्ट्री में, हर वो बच्चा जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा है उसने बायोकेमिस्ट्री तो पहले से पढ़ ली हुई, यहाँ पे उसको दोबारा डिटेल की ज़रूरत नहीं थी। इतनी जो बताई गई इसकी भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है। ये तो जस्ट हम रिव्यू कर रहे हैं, हम जस्ट इसको रिव्यू कर रहे हैं। और बेहतर यही था कि इसमें जो टिपिकल माइक्रोबायोलॉजी के अपने क्वेश्चन है सिर्फ वही पूछे जाएं। वो चीज़ें जो कि बहुत पहले से अदर सेमेस्टर में पढ़ी जा चुकी हों उनको तो पूछा ही नहीं आना चाहिए। अगर सिलेबस बनाने वालों ने गलती कर ली है तो पेपर सेटर को इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान करना चाहिए कि वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएँ जिनका ताल्लुक डायरेक्टली माइक्रोबायोलॉजी के साथ है, बायोकेमिस्ट्री के साथ नहीं है। जी ओके ये, सर, थैंक यू। हाँ जी, ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी, बड़े आराम के साथ, बड़ी आसानी के साथ।
अगला हेडिंग देखिए सिलेबस में क्या है। एरोबिक की तो हो गया पूरा जी, फैट प्रोटीन हो गया, बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म और कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म, ये 2 क्वेश्चन हैं और मेरा नहीं ख्याल है जी। अब आप लोगों ने बताना है जी, किसी की नज़र में कोई सर सिलेबस में एक हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल मेथड। सर इसमें क्या करना है हमने? नहीं, आपने उसको गड़बड़ की है। जो टॉपिक सिलेबस के सामने रखें दोबारा, क्लासिफिकेशन के आगे उसने सेमी कोलन लगाया हुआ है, अब फिजियोलॉजिकल मेथड, मेटाबॉलिक पाथवेज, ये शुरू है लाइफ यूनिट्स नहीं, वो ये सिलेबस बनाने वाले की मिस्टेक है, उसने सोचते हुए नहीं बल्कि बगैर सोचते हुए बनाया हुआ है। क्लासिफिकेशन किस चीज़ को कहना चाह रहा है आपके ख्याल में? बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन, वो तो हम कहीं और पढ़ चुके हुए हैं। फिजियोलॉजिकल मेथड से हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन तो नहीं कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन की तो बहुत सी और चीज़ें होती हैं। सिलेबस बनाने वाले की मिस्टेक है, उसने क्लासिफिकेशन में क्या वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसको कहेंगे अनडिफाइंड सिलेबस। दिस इज अनडिफाइंड की बजाय बल्कि इल डिफाइंड सिलेबस कहना चाहिए। क्लासिफिकेशन ए फिजियोलॉजिकल मेथड, व्हाट इज दिस? चूंकि हम चूंकि हमारा जो टॉपिक था वो था ग्रोथ के लिहाज से, ग्रोथ फैक्टर्स। अब ग्रोथ फैक्टर्स में हमने बहुत से फिजियोलॉजिकल मेथड स्टडी किए कि कौन से मेथड किस तरीके से ग्रोथ को इफेक्ट करता है, उसका सिर्फ जस्ट थोड़ा सा लिंक होता है क्लासिफिकेशन के साथ। डिटेल्स में क्लासिफिकेशन कुछ और चीज़ है, क्लासिफिकेशन तो किसी और रेफरेंस से की जाती है, इसलिए वो इल डिफाइंड सिलेबस है, जिसकी मैं इसको, जो चीज़ किसी और ने बनाई गई है, मैं तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो उसने क्या कहना चाह रहा है या क्या पूछना चाह रहा है जी। सर फिर हम इसे हाँ जी, करेंगे। आपने सारे 5 पेपर को सामने रख के देखें किस तरह के सवाल आए हैं, उसके लेक्चर हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ओके सर। जब टॉपिक क्लियर ना हो, क्योंकि ये तो कुछ भी क्लियर नहीं है ना कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मकसद क्या है। जब ये चीज़ क्लियर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते जी। बायोसिंथेसिस मेटाबॉलिज्म और कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म के हवाले से कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, चेक कीजिए। जिन लोगों ने पेपर्स देखे हुए हैं ज़रा बताइए इनमें से कोई क्वेश्चन जो आपकी नज़र से दे रहा हूँ। आज दोनों फिर नहीं है जी, उमर की आवाज़ नहीं आई है, बिल्कुल उसका मतलब उमर नहीं है और हसन भी नहीं है। सर मैं इधर ही हूँ, मैं सुन रहा हूँ सर। सिर्फ खामोश है, क्या बात है, चुप क्यों हो गए? ये सर बस ऐसे ही। तो मैंने सवालों के बारे में 2-3 बार पूछा, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं। सर वो माइंड में नहीं आया तो फिर मैं खामोश ही रहा। हाँ जी, हसन किधर है? हसन, हसन नहीं है जी। मारिया, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची हुई है? आमना किधर है? आमना भी नहीं है जी, आमना भी नहीं है। स्मिया जी सर। हाँ जी, ये ठीक है, मौजूद है दोनों, आमना नहीं है इसका मतलब जी। आपकी नज़र में अस्सलाम जी, कोई क्वेश्चन जी? सर मैंने पूछना था कि सर मेड्स कब तक होंगे? आप वो चीज़ें मुझसे पूछ रही हैं, इसका फैसला मैंने नहीं करना। इसका फैसला तो अभी तक ना तो यूनिवर्सिटी कर सकी है और ना ही HEC। अभी HEC का एक थोड़ा सा छोटा सा मैसेज था कि जी हम ऐसा करना चाह रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो उनकी वर्डिंग थी 15 जुलाई तक हम वेट करेंगे और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन के बारे में सोचेंगे कुछ, हालात को देखते हुए। हालात कैसे हैं? हालात तो बिल्कुल क्लियर नहीं है, बल्कि ज़्यादा अनक्लियर हो गए। जिस वक्त लॉकडाउन किया गया था उस वक्त लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी। लॉकडाउन की जरूरत मुझे लगता है कि कुछ अर्से बाद पेश आएगी, अगर हालात इस तरह से ख़राब होते रहे जैसे हो रहे हैं, अगर लोगों ने इसी तरह से केयरलेसनेस अपनाए रखी जिस तरह से लोग कर रहे हैं, तो सूरत हाल लॉकडाउन की तरफ जाएगी। क्योंकि असल चीज़, जैसे कि आपने देखा होगा, ताइवान, न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों ने, न्यूजीलैंड ने तो बहुत जल्दी
कवर कर लिया। तो ताइवान ने और बेलारूस ये 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने लॉकडाउन किया ही नहीं है, बल्कि एक और भी मुल्क है जहाँ पे लॉकडाउन नहीं किया गया है, लाइफ उनकी नॉर्मल, सिर्फ उन्होंने केयर की है, मास्क का इस्तेमाल, ग्लव्स का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ें की हैं उन्होंने, और बिल्कुल फ्री ऑफ कोरोना, यानी ना होने के बराबर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम पैदा हुई। यहाँ पे लॉकडाउन भी कर दिया है, बंदों को भूख से मार दिया, और कोरोना तो जगह पे वैसे के वैसे या बल्कि ज़्यादा फैल गया। अभी शुक्र करें कि जो मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के पीसीज हैं, उन्होंने बड़ा वाज़े स्टैंड लिया और कहा जी हम किसी भी सूरत में विदाउट एग्जामिनेशन बच्चों को डिग्री नहीं दे सकते हैं। अगर वो भी यही कर लेते कि ठीक है, जैसे मैट्रिक वालों ने और एफएससी वालों ने, मैट्रिक इंटर के बोर्ड के चेयरमैन है, यदि इस बेस पे नंबर लगा दें और पास कर दें, अगर वो भी ये कर देते तो सोचें उस कौम का क्या बनता, जिसको इस तरह के डॉक्टर ट्रीट करते जिन्होंने पढ़ा ही ना हो कुछ चीज़ को। बगैर इम्तिहान से पास कर दें किसी को तो रिजल्ट वही निकलेगा जो 1977 में उस दौर की गवर्नमेंट ने किया था, और उसका जो रिजल्ट निकला था वो अब तक भुगत रहे हैं लोग। सर जी हाँ जी, सवाल क्या था जी? सवाल बताइए अपना। सर मेरे पास ना 2 फाइल्स हैं ये प्रोटीन कैटाबोलिज्म की, तो सर वो मैं आपको सेंड करती हूँ, आप बता दें अगर तो वो ठीक है तो हम फिर वहां से कर लेते हैं। चलें भेज दीजिएगा। टाइम हमारे पास भी है थोड़ा सा। इसमें तो वही प्रॉब्लम है कि जब सिलेबस क्लियर ना हो, डिफाइंड ना हो, और क्वेश्चन पेपर सामने ना हो कि किस तरह के सवाल पूछे गए हुए हैं, तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि किस हद तक इसको पढ़ा जाए, किस हद तक ना पढ़ा जाए। चले मैं एक जनरल टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ इसी हवाले से। बहुत से बैक्टीरिया के बहुत से इस्तेमाल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सी ऑप्शनों के लिहाज से। एक जदीद टॉपिक है इसी मेटाबॉलिज्म के हवाले से है कि आपको मालूम है इस वक्त दुनिया एक ख़ास स्टाइल पे जाना चाह रही है। जो रवायती गोश्त है उसकी बजाय प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन जो ख़ास तरीके से तैयार की गई हों, यानी हमारे यहाँ तो प्रोटीन यानी प्रोटीन मीन हम गोश्त डाल देते हैं कि आप जो प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं वो गोश्त की शक्ल में होती है, गोश्त एनिमल से। और ख़ासतौर पर मुस्लिम्स और ज्यूज़ जो हैं वो तो बाकायदा स्पेसिफिक तरीके से ज़िबा किया हुआ वो जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो लोग जो कि इन मज़ाहब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, अदर रिलीजन से, जिनके नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है, वो लोग ऐसे सोर्सेज को बना रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोटीन को बना लिया जाए और फिर उसको यूज़ किया जाए। अब GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया को भी मॉडिफाई किया जा सकता है कि उनको बस एक ही काम पे लगा दिया जाए, और वो काम है प्रोटीन प्रेपरेशन। अगर आपको बताया जाए कि ये प्रोटीन बैक्टीरिया की मदद से तैयार की गई है, तो क्या ख्याल है, आप उसको खाएंगे क्या नहीं? सर दिल ही नहीं करेगा खाने का। चलो जी, एक जवाब आ गया जी, और कोई जवाब जी? Any more answer? सर वो डिपेंड करेगा ना कि हम मतलब वो मतलब किस लिए वो यानी कि कौन से बैक्टीरिया से प्रिपेयर किया गया है। तो फिर जिस तरह से दही में भी तो बैक्टीरिया होते हैं तो हम दही तो खा लेते हैं,
तो सर वो जिससे मतलब बना होगा उसके हिसाब से फिर हम देख के ये ना कि खाया जाएगा कि नहीं। जी, अक्सा ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। अक्सा की आवाज़ में गड़बड़ आ रही थी, नेट में कोई प्रॉब्लम है या आपकी तरफ या मेरी तरफ, जहाँ भी है। बहरहाल वो आवाज़ कट रही थी, लेकिन चलें। इनका पहला पॉइंट ये था कि देखना पड़ेगा कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जहाँ से किया गया, और एग्जाम्पल दी है वो दही की दी। अब देखिए कि जो दूध होता है, दूध में प्रोटीन पहले से मौजूद है। दूध एनिमल सोर्स, हमारे यहाँ जो दूध होता है वो हलाल जानवर का होता है, और उसको जब आप उसमें थोड़ी सी दही डालते हैं तो उसके मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो उसको फर्मेंटेशन शुरू करते हैं, और लैक्टिक एसिड बनता है। वो एसिड प्रोटीन्स को जमा देता है और दूध से दही बन जाती है। वो याद रखिए, प्रोटीन पहले से मौजूद थी, उसकी सिर्फ शेप चेंज हो गई। वो पहले हल्शुदा हाल में थी, वो फर्मेंटेशन की जिसके ऊपर जो एसिड बने हैं उसको वो फ्लक्चुएट कर देते हैं और दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। वो और चीज़ है। तो यहाँ बात हो रही है कि बैक्टीरिया को यूज़ किया जा रहा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अब उसके बहुत से मेथड हैं, मैं एग्जाम्पल देने लगा हूँ। ये हट क्या थोड़ा सा, आई एम श्योर यू नो बट राब क्या होती है। राब उर्दू का लफ्ज़ बोला है मैंने, राब समझते हैं कि नहीं? उर्दू का लफ्ज़ राब, रे अलिफ बे। नहीं सर। चले मैं सर वो जो जी सर वो जी जो गन्ने का रस बनाते हैं जब हमने वो जी बिल्कुल ठीक है। ये जवाब आपका फरवा ने जवाब दिया है। तो देखिए कि जब गन्ने का रस निकालते हैं, एक तो जो लोग गन्ने का जूस पीने के लिए वो तो अलग चीज़ है। देहाती इलाकों में गन्ने का रस निकाल के उससे गुड़ शक्कर बनता है। लेकिन जहाँ पे शुगर फैक्ट्रीज होती हैं, जब वो गन्ने का रस निकालते हैं, उसको रस निकालने के बाद उसको फिल्टर वगैरह करते हैं, कुछ तरीकों से ब्लीच करते हैं, और फिर उसमें क्रिस्टलाइजेशन इंड्यूस की जाती है, क्रिस्टल्स बनती हैं, तो चीनी नीचे बैठ जाती है। लेकिन उसके एंड के ऊपर कुछ सोल्यूशन बच जाता है जिसमें से फर्दर क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकती, वो पड़ा रहता है। उसे उर्दू में राब कहते हैं, इंग्लिश में मोलेसिस कहते हैं। जी, अब को बताएगा जी चूंकि फरोग का जवाब दुरुस्त है। तो आपने ये केमिस्ट्री में कहीं नहीं पढ़ा हुआ इसके बारे में? केमिस्ट्री का टॉपिक है जो कि है। अब इस मोलेसिस से जो आजकल हो रहा है मोस्टली, वो तो ये है कि ये अल्कोहल की प्रेपरेशन में यूज कर ली जाती है हमारे यहाँ। जी सर, मोलेसिस इसको का हमने जी में मोस्ट जो यूटिलाइजेशन है वो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में है। लेकिन साइंटिस्ट सोच रहे हैं, अब चूंकि वो बहुत सस्ती पड़ती है, वो चूंकि वो क्या इसको कहेंगे कि वो बाई प्रोडक्ट है, खाम माल है, वो मुफ्त मिल गया है, यानी कि वो ज़्यादा वजना था। अब उसकी वजह से अगर उस पर कुछ बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाए, बैक्टीरिया बड़े शौक से ग्रो करेंगे क्योंकि शुगर सोर्स मिल जाएगा उनको। और अगर वो बैक्टीरिया जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड हो प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, और वो प्रोटीन पैदा करना शुरू कर दें, तो वो जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो सस्ती पड़ेगी क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत सस्ता आपको मिल रहा है, और प्रोटीन कहीं सस्ती आपको मिल जाएगी। क्योंकि जो प्रोटीन हम खाते हैं, यानी जानवर, भैंस, एक अकेली भैंस एक दिन में कुछ 4 मन के करीब चारा खा जाती है, और बड़ी मुश्किल से कोई 10-15 किलो दूध देती है। 4-5 मन चारा जो है वो बहुत महंगा है, और इस लिहाज से दूध की कीमत, जो दूध मार्केट में अवेलेबल है, पहले बात है मार्केट में खालिश दूध तो अवेलेबल ही नहीं है। मेजॉरिटी लोगों को तो जाली दूध मिल रहा है। वो लोग खुश थे जिनको पानी वाला दूध मिल जाता है। अब वो लोग जिनको खालिश दूध मिलता होगा वो ज़ाहिर वही हैं जो डायरेक्टली खुद अपनी भैंस से दूध हासिल कर रहे हैं, वगरना मार्केट में तो खालिश दूध के मिलने के चांसेस मौजूद नहीं है। बहरहाल दूध अगर खालिश हो तो वो कम अज़ कम 140 रुपये किलो पड़ता है। जो लोग दूध का कारोबार करते हैं, ये उनकी वर्डिंग है जी कि खालिश दूध इस रेट पे है। अब लाहौर में जहाँ 50 रुपीज़ का 2 लीटर दूध मिल रहा है, वो क्या होगा, ये इसका खुद फैसला कर लीजिए। 50 रुपए का 2 लीटर दूध, जाने कि वो दूध 2 नंबर छोड़ के 4 नंबर दूध होगा ये, जो 50 रुपए में 2 लीटर लस्सी मिल। होगी सर जी। नहीं, लस्सी नहीं है, ये तो मसला है। लस्सी होती तो फिर तो इतना मसला नहीं था। वो दूध है ही नहीं, वो सिर्फ उसका रंग दूध जैसा है, नाम दूध रखा हुआ है, वो दूध होता ही नहीं है, वो केमिकल्स का मिक्सचर है, और वो खुद केमिकल भी खतरनाक वाले हैं। क्योंकि पहले दौर में सिर्फ ये होता था कि दूध में पानी मिलाते थे। ये मेरे बचपन का दौर है, मुझे याद है कि फरुखाबाद वाली जो नहर है, यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से ग्वाले, उस दौर में, ये मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, उस दौर में जो ग्वाले हैं उनके पास पीतल के घड़े के टाइप के, घड़े की शक्ल के बर्तन होते थे। वो दूध
लेके आते, उसमें नहर का पानी डालते और फिर वो दूध लाहौर तक जाता था। लेकिन वो दौर ख़त्म हो गया और अब जो दौर चल रहा है वो केमिकल्स को मिक्स करके दूध बनाया जा रहा है। बहरहाल जो हमारा टॉपिक था जिस लिहाज से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया जो कि मेटाबॉलिज्म के हवाले से बहुत खास अहमियत का हामिल था। एक और टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक, हमें बैक्टीरिया से, ये भी रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म है, बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन के जरिए बहुत सी प्रोडक्ट हासिल होते हैं और ये सिलेबस में इसने इसको डिस्कस नहीं किया, हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में शामिल है और ना उसके लिहाज से कोई क्वेश्चन और ना ही कोई चीज़ दी गई है सिलेबस में। बहरहाल मुझे था जी एक और रिलेटेड टॉपिक, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाकी है, 1-2 मिनट के अंदर जूम बंद हो जाएगा जी। आपकी बुक में जो नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, अब वो चैप्टर और सिलेबस की वर्डिंग मैच नहीं कर रही। सिलेबस की वर्ड जो बाजार लग रहा है कि सिलेबस बनाने वाले ने पेल्जर की बजाय किसी और बुक को सामने रख के सिलेबस की वर्डिंग दी, जो कि पेल्जर की 2 हैं, एक ये वाली बुक है, एक जो दूसरी वाली इसकी है कंसेप्ट्स वाली बुक, वो ज़्यादा एडवांस है, उसमें भी ज़्यादा अच्छी वाली चीज़ें हैं, इतनी माठी चीज़ कोई नहीं है। जिस तरह का सिलेबस है, किसी हल्की फुल्की बुक से सिलेबस के टॉपिक्स लिए गए हैं। चलें जी, मेरे ख्याल में टाइम का सब खत्म हुआ चाहता है, 1-2 मिनट रह गए हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक उमर और बाकी बच्चे हैं जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं, ज़रा उनको कंपोज करने की कोशिश करें और अगर आप मुझे उस फॉर्म में दे दें तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। ये आपने ओके वो सर। पेपर मुझे भेजे थे कि नहीं? क्योंकि मेरा फ़ोन वो सारा कुछ ज़ाया हो गया जो फ़ोन में था। सर मैंने भेज दिए थे, अगर आपके हाँ पास नहीं है तो मैं हाँ आपको दोबारा हाँ, वो दोबारा भेज देगा मेरा, चूँकि वो सारा कुछ वेस्ट हो श्योर गया सर, था। श्योर। फ़ोन में से सब कुछ ज़ाया हो गया मेरा ना, खराब हो गया।